राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ A24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। खैरथल तिजारा 3 मई जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने शुक्रवार को भिवाड़ी के सभी अधिकारियों की जिला सचिवालय खैरथल तिजारा में भिवाड़ी जल भराव के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा सलोनी खेमका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी अश्वनी के पवार, SDM टपुकड़ा पी सत्यनारायण, रिको, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद भिवाड़ी, रिको, बीड़ा व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी द्वारा जल भराव के संबंध में अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिको एवं RSPCB विभाग की संयुक्त रूप से गठित दल द्वारा औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया। उन्होंने SDM टपुकड़ा को निर्देशित किया कि टीम बनाकर औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण करे एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट पानी को खुली नालियों में डालते हुए पाए जाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने CITP से सुचारू संचालन हेतु सभी विभाग को उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, जिसके तहत CITP में चिन्हित जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए एवं रिको व RSPCB द्वारा गठित टीम ने दोनों विभागों के एक कर्मचारी CITP पर आगामी 3 माह पर तक रहकर 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी को हर हफ्ते CITP प्लांट के निरीक्षण के निर्देश किया। जिला कलेक्टर शुक्ला ने नगर परिषद भिवाड़ी को सलस टैंक साफ कराने के कार्य को पूरा करने के साथ साथ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा चिन्हित गांव में डाली जा रही सीवेज लाइन की प्रगति की समीक्षा कर निश्चित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों द्वारा आगामी वर्षा ऋतु में जल भराव से निपटने हेतु बनाए गए प्लान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने उद्योग एवं परिवहन विभाग के गठित संयुक्त दल द्वारा अवैध रूप से अपशिष्ट पानी को खुले नालों में डालने वाले टैंकरों तक अब की कार्यवाहियों की समीक्षा की। साथ ही ऐसा करते हुए पाए जाने वाले अधिकारियों को कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जय सरकार ने शुरू किया निजी अस्पतालों एवं झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक थंडर अभियान। अनाधिकृत लैब संचालन पर होगी सख्त कार्रवाई। अलवर जिले के सभी रजिस्टर्ड चिकित्सक स्वयं के अस्पताल के साथ किसी अन्य अस्पताल में पाए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। गौरतलब रहे कि राजस्थान की सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया है। इसके अंतर्गत अब जल्द ही ऐसे चिकित्सकों को अपनी सूची देनी होगी वह कितने अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में कई ऐसे चिकित्सक हैं जो 4 से 5 अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं। यह राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग के नियमों के विरुद्ध है तथा चिकित्सक केवल 2 स्थानों पर ही अपनी सेवा दे सकता है। वहीं ऐसे अस्पताल जिनमें यह संबंधित रजिस्टर्ड चिकित्सक प्रतिदिन 2 घंटे की सेवाएं दे रहे हैं उनकी भी सूची चिकित्सकों को देनी होगी, क्योंकि अस्पताल 24 घंटे खुलता है और चिकित्सक केवल 2 घंटे ही बैठते हैं। ऐसे में अशिक्षित लोग या फिर झोला छाप चिकित्सक लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि समय बचाने के चक्कर में वह झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं तथा अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। वहीं पूरे जिले में कई ऐसे लैब शहर में संचालित हैं जिनमें ना तो कोई रेडियोग्राफर है और ना ही लैब टेक्नीशियन। ऐसे में अशिक्षित लोग यहाँ पर लैब चले जाते हैं और उनके विरुद्ध शीघ्र बड़ी आज गिरेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द ऐसी सूची तैयार की जाएगी जिससे ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाने की बात दोहराई तथा इसके लिए चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होंगे। अनैतिक चिकित्सकीय गतिविधियों को रोकने के लिए ब्लैक थंडर शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। किस तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन ब्लैक थंडर जितनी भी
अनैतिक गतिविधियां अलवर जिले में चल रही हैं, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं वह आरएमसी के नियमानुसार जितने भी अस्पताल या लैब्स में काम कर सकते हैं उसी में करें, जगह जगह अपने नाम ना दें। सभी लैबों पे और सभी हॉस्पिटल्स में जो भी चिकित्सक वहां कार्य कर रहे हैं उनकी सूची मरीज को नजर आने वाले स्थान पर लगाई जाए। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी चिकित्सक 1 या 2 या 3 या उनसे ज़्यादा अस्पतालों में, लैब्स में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वह बाकायदा अपना समय निर्धारित करे कि मैं 2 घंटे इस जगह जाता हूँ, 2 घंटे इस जगह जाता हूँ, और वह स्पष्ट रूप से वहां पर डिस्प्ले हो। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि जो पेरिफेरी या अलवर से सटता जो क्षेत्र है, वहां पर हमारे चिकित्सकों के सर्टिफिकेट का उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं, वह सही है या गलत है, तो वह चिकित्सक इस पर ध्यान दें। कई बार वो पर्चे को छपा करके भी इस तरह से किया जा सकता है, तो मेरी सभी से ये निवेदन है कि इस चीज पे संज्ञान कर लें। उसके अतिरिक्त जो झोला छाप क्लिनिक चला रहे हैं उनको किसी भी तरह से अपने चिकित्सक अपना नाम नहीं दे। उसके अलावा यदि कोई सरकारी चिकित्सक अन्य किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई ऑपरेशन या अन्य कोई प्रोसीजर करता है तो वह भी गलत है और नियम विरुद्ध है। और यदि कोई अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर जहां पर कि एमडी या एमबीबीएस चिकित्सक होना चाहिए, वहां पर भी ये देखा गया है कि अधिकांशतः आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक के लोग कार्य करते हैं और जो मरीज है वह किसी दूसरे अन्य चिकित्सक के नाम से भर्ती होता है। इस परिपाटी को भी हमें खत्म करना होगा। साथ ही मैं मरीजों से भी ये चाहूंगा कि जैसे अभी लू ताप घात और मौसमी बीमारियों का समय आ रहा है, तो उनमें अधिकतर ये एक वो रहता है कि हमें बोतल लगवानी है या भर्ती होना है, अस्पताल में भर्ती होंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका क्वालिफाइड चिकित्सक है वह आपको उचित इलाज देगा। यदि आप समय के कारण से और किसी अन्य कारण से ये सोचते हैं कि यहाँ पर मेरा इलाज जल्दी और ठीक हो जाएगा, तो मेरा यही कहना है कि झोला छाप और जो अनक्वालिफाइड लोग चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं उनके आप चक्कर में ना आवे और अपने जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही अपना इलाज करवाएं। क्या देखना पड़ रहा है कि जो आरएमसी के नियम है उनके मुताबिक क्या होना चाहिए? आरएमसी के नियम के मुताबिक प्रत्येक जो लैब है उसमें भी चिकित्सक जो है उसका बैठना वहां पे आवश्यक है। और कई जो छोटी लैब्स है जो कि जगह जगह खुल गई है उसमें रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भी नहीं है, जो कि होना आवश्यक है। इन्हीं प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के द्वारा ही मरीज की जांच की जानी चाहिए। और एक जो चिकित्सक है वह अगर कहीं कॉल वगैरह पे प्राइवेट चिकित्सक जाते हैं तो वह 2 या 3 जगह जो भी आरएमसी के नियम फैकल्टीज के अनुसार है तो वह उसकी पालना करे सुनिश्चित, और जो समय उन्होंने वो बताया है उस समय पर वहां पर मिले। उस समय वह कोई दूसरी अन्य चिकित्सकीय गतिविधियों में दूसरी जगह शामिल ना रहे। फील्ड में अभी आपने जायजा लिया, किस तरह का माहौल देखने को मिला? फील्ड में यह है कि मरीज जो है वो झोला छापों के भी पास जा रहे हैं, उनमें जागरूकता का अभाव है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने चिकित्सक को पहचानें, कौन क्वालिफाइड चिकित्सक है उसी से इलाज करवाएं, और चिकित्सकों भी मरीजों के हित का ध्यान में रखते हुए उसको जो जांचें आवश्यक है वही कराएं, जो दवाएं आवश्यक है वही लिखें। और जहां तक संभावना है सरकारी चिकित्सालय में सीएचसी पीएचसी लेवल पर सभी दवाइयां और जांचें जो सामान्यतः जरूरत होती है वह उपलब्ध है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। क्या कार्रवाई होगी अगर नियमों की पालना नहीं होती है? नियमों की पालना नहीं होती है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके खिलाफ आरएमसी को लिखा जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा तो उनका हम आरएमसी से मेडिकल रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल या सस्पेंड कराने की कार्रवाई करेंगे। 24वीं राज्य सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 3 मई से कंपनी बाग में प्रारंभ हुई है। लड़कों के पहले मैच में टोंक और लड़कियों के मैच में अलवर टीम विजेता रही।
10 वर्षों बाद पुनः रजिस्टर्ड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर को 24वीं राजस्थान सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता कंपनी बाग में प्रारंभ हुई। 24वीं राज्य सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल ने बताया कि दिनांक 3 मई 2024 से टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ होकर 5 मई तक चलेगी। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन साय 6 बजे कंपनी बाग में झाबर मल यादव, डायरेक्टर JMCC इंफ्रा प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मोकलो द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष मुंशी खां, सचिव शोएब खां तथा बाल विहार स्कूल अध्यक्ष मदन सिंह हाड़ा रहे। 24वीं राजस्थान सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर के पहले दिन लड़कों के मैच में पहले खेलते हुए 8 ओवरों में टॉप टीम ने 63 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए कुल 21 रन ही बना सकी। टॉप टीम 42 रन से विजय रही। वहीं लड़कियों की प्रतियोगिता में पहले खेलते हुए अजमेर ने 33 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए अलवर की टीम ने यह स्कोर सिर्फ 4.1 ओवर में पूरा करके 8 विकेट में मैच जीत लिया। संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि पूरे राजस्थान से लगभग 18 लड़कों की टीम तथा 15 लड़कियों की टीम प्रतियोगिता में भाग ले रही है। प्रतियोगिता के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल, संयोजक गिरीश गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर के चेयरमैन CA किशन गुप्ता व अध्यक्ष अमित शर्मा, सचिव अवनीदीप शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर पीयूष शर्मा, बाबूलाल झेरिया, रिबू दमन सिंह अधिवक्ता, राजेश कुमार गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा सुरेश चौधरी, राजीव कुमार शर्मा, महेंद्र गाबा, प्रतीक शर्मा, कोषाध्यक्ष हर्ष कुमार शर्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबर चुन्नी लाल सोनी, महेश चंद सोनी, संदीप सोनी, रजनीश बांगा, देवेंद्र सिंह सिद्धू कार्यक्रम में उपस्थित थे। कि आज यहाँ क्या कंपनी गार्डन के अंदर जो आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है और क्या हो रहा है? 24वीं सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है अलवर के कंपनी बाग में, राजस्थान की। और ये 10 वर्ष के बाद में अलवर को सौभाग्य मिला है आयोजित करने का। और पूरी डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर सबका हार्दिक स्वागत करती है। विभिन्न जिलों से, करीब 20 जिलों से लड़के और लड़कियाँ आए हैं अंडर 16। और आज जो एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और इसके जो मुख्य अतिथि हमारे श्री झाबरमल जी यादव साहब थे, और जो राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट के संघ के अध्यक्ष और सचिव भी मुंशी खां जी और शोएब खां जी पधारे हैं यहाँ पर। सारे यहाँ के एम्पायर्स हैं। बच्चों में बहुत जोश है। आज सवाई माधोपुर और सीकर के बीच में पहला मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। मैं अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरे जिलों से जो हमारे ऑफिशियल्स पधारे हैं, एम्पायर्स पधारे हैं, जो टीम मैनेजर्स हैं, बच्चे हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सभी अतिथि जिन्होंने बहुत अधिक सहयोग दिया है, खासतौर से जो अवनीदीप जी हमारे सेक्रेटरी, और श्री CA श्री कृष्ण जी, हमारे कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता जी, और सभी जो ऑफिशियल्स यहाँ पे जो अधिक से अधिक पूरी कार्यकारिणी पूरे तन मन धन से जो इस तरह के कार्यक्रम को सफल बना रही है, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट जो यहाँ पे कंपनी बाग का जो उन्होंने उपलब्ध कराया है, स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं आयोजन की सफल इसकी कामना करता हूँ कि ये ऐतिहासिक हो यह टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें अब यदि जिस तरह के प्रतियोगी भाग लेंगे और यदि प्राइजेज आएंगे तो इनको सरकारी नौकरियों में भी चांस मिलेगा। मैं अलवर की जनता की ओर से सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये टूर्नामेंट बहुत मील का पत्थर साबित होगा अलवर के लिए, और आगे हम बड़े आयोजन करने में भी सफल होंगे। सर, इसको समापन 5 तारीख को होने वाला है, कितने बजे के आसपास होगा? 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 5 तारीख को शाम को 8:30-9 बजे हम इसको समापन करेंगे। और मैं सभी हमारे अलवर के वासियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हौसला अफजाई करें बच्चों का, और क्योंकि ऐसे मौके कभी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल डिग्गी तवर कॉलोनी में पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को लेकर रंजिश रखते हुए छोटे माई ने बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बड़े भाई व उनका बेटा घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल गौरव ने बताया, पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर चाचा अशोक से विवाद चल रहा है। देर शाम चाचा ने घर में घुसकर पिता पर हमला कर दिया। जब मैं बीच बचाव के लिए पहुंचा तो वह लोग गाली
गलौज करने लगे और सरिये से मेरे सर पर हमला कर दिया। सिर में सरिया लगने से मैं बेशुद्ध हो गया। घटना में परिवार के ही पप्पू यादव जो होमगार्ड में कार्यरत हैं, वो लगातार अंजाम भुगतने और अस्पताल में आकर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। गौरव ने बताया कि घटना को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस की ओर से होमगार्ड पप्पू के प्रभाव के कारण कोई मदद। हमारे घर भैया क्या नाम है आपका, मेरा यहाँ के निवासी हो, पूरी घटनाक्रम क्या रही है? मेरा नाम गौरव यादव है। मैं लालडी की टावर कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरे चाचा वगैरह मिलके, मेरी चाची वगैरह, उनकी बेटी वगैरह सब मिलके उन्होंने मेरे पापा पे हमला किया। मैं पापा को डिफेंस करने आया, उन्होंने मेरे को मारा। अब मुझे तो कुछ घटने के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ शाम को जिम से आ रहा था। उनका टाइमिंग आप चेक कर लो। और ये सब मेरे पापा के ऊपर चढ़े हुए थे, तो इन्होंने पापा को धक्का मुक्की करी, तो इस चक्कर में मेरे को आना पड़ा। तो इन्होंने के पास हथियार थे, सारे डंडे वंडे, रोड फोड़ थी। उन्होंने मेरे सिर पे मारी रोड। ये देखो आप टाके वगैरह है। और इनके एक भाई है, वो होमगार्ड में ड्यूटी करता है। बार बार धमकी, कल रात हॉस्पिटल में खुद आया वो यहाँ पे आया धमकी देने के, तेरे जो बस के वो कर लेगा। क्या नाम है होमगार्ड का? उसका नाम पप्पू नाम है, पप्पू यादव। आज कौन सी बस? उसका नाम उमरैंड का रहने वाला। पिछली बार की आप मेरी रिपोर्ट देख लो, जाए हॉस्पिटल में देखो, सरकारी हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती रहा, कहाँ टाके आया, कितना मारा। पिछली बार इससे ज़्यादा लगी थी, इस बार वापस मार गए। तो वो पप्पू कल कौन कौन लोग हैं वो उनके चाचा माचा, उनकी बहन वगैरह कम से कम 7-8 जने थे। मैं अकेला था। क्या क्या नाम उनके? उनका नाम पप्पू है, सीमा है, सरूज है, अशोक है, पूजा है, दिव्या, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती होने आया तो उनके कम से कम 10 से 12 गुंडे मेरे घर पे आए। आप पूरे मोहल्ले वाले से पूछ सकते हो। उनके हाथ में दरांत परांत कुल्हाड़ी सब चीज़ थी। और इधर भी आए हॉस्पिटल के बाहर। अगर मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलता तो मुझे मारने की धमकी थी। ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ये झगड़ा घर की संपत्ति के चक्कर में चल रहा था। घर की कैसी संपत्ति? रजिस्ट्री लग रही थी हमारे घर पे, इस चक्कर में झगड़ा था। पर उनको वही है, वो वाली बात, लड़ाई करने का वीडियो कुछ देख सकते हैं। मेरे फोन में इस तरीके की है, मेरे घर के आगे आ गए, उनकी पत्नी वगैरह मैं टेस्ट कर रही थी। कब से लड़ाई चल रही है घर के उसके? पिछले 1 साल से चल रही है। 1 साल से? उन्होंने पिछले 1 साल पहले मारा था, कुछ महीने पहले मारा था, आज ही मारा और हमें सिर में मारा। कौन क्षेत्र का मामला है ये? अलवर लालडी का। लालडी की भी अरवली बिहार? नहीं, कोतवाली पड़ती है। और कोतवाली में उनके इतने जान पहचान वाले हैं कि कोतवाली वाले बड़े कुछ नहीं सुनते। अच्छा, कोतवाली में कौन से मोहल्ले में? लालडी की में? लालडी की तवर कॉलोनी में रहता हूँ। तवर कॉलोनी में? अच्छा। उनका वो है, वो पप्पू, उसकी वजह से भी कोई 1% की रिपोर्ट नहीं लेते। वो उसको चला जाता है, वो भाई साहब करके एक दोस्त। आप कितने लोग घायल हुए यहाँ पे? मैं और मेरे पापा। क्या क्या नाम है पापा? कमल यादव नाम है। पापा की पसली और उन्होंने बहुत डंडे मारे मेरे से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव यादव है। मामला आप दर्ज कराइए थाने में? मामला दर्ज कराया थाने में। थाने वालों ने उसको, वही वाली बात है, थाने वालों ने भेजा पहले यहाँ जाओ, यहाँ रिपोर्ट कराओ, इसमें कंप्लेंट करा देना स्कूल वाली में, सरकारी हॉस्पिटल वाली में। इन्होंने तो वाली नहीं की। मैंने कहा पहले मैं लगी थी ना, सबसे पहले मैं कोतवाली गया था। मैंने कहा पहले मैं रिपोर्ट करा देता हूँ, पिछली बार करा फिर वापस छोड़ दो। उन्होंने गजर करा लो, फिर मैंने यहाँ इलाज कराया। उसके बाद फिर फ़ोन करा कोतवाली में, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। फिर कोतवाली गया, उसके मैं नहीं गया, मम्मा पता है मैं चक्कर। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलेड़ा में चोरों ने खेतों से 16 फीट केबल चोरी कर ली, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए के करीब है। पीड़ित कैलाश गुर्जर ने बताया कि खेत में ट्यूबवेल में मोटर उतार रखी थी, जिसके बाहर केबल पाइप पड़े हुए थे, जिनको रात्रि में केबल काट कर चोरी करके ले गए। 1 लाख रुपए कीमत की करीब 1600 मीटर की थी केबल थी, जिसको काट कर चोर चोरी करके ले गए। कैलाश ने गाँव के ही सीसी गैंग के सदस्य कमरू खां, इफाक, साहिल, साजिद, कालो आदि पर अपना शक जाहिर किया है और उनके खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। कैलाश ने कहा कि अपने नशे की पूर्ति के लिए लोग चोरी चकारी करते हैं। पूर्व में भी गांव से कूलर, साइकिल, खेतों से मोटर, पाइप पे केबल चोरी होने की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं पुलिस थाने ने केबल चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर, हमारा गांव तुलेड़ा है और घटना ये हुई है कि हमारी 1600 मीटर डोरी चोरी हुई है। यहाँ से ये हुई है रात को 11-12 बजे के बाद की बात है। और यहाँ से खींच के ले गए और लोकल के ही बंदे हैं कुछ, जो ये अपने कोरेक्स वगैरह की वो करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, उन बंदों का ये काम है। और
जी। आए दिन ये घटना होती है, किसी की 100 फुट 10 फुट कट जाए, किसी की 20 फुट कट जाए, किसी का कूलर चुर रहा है, किसी का क्या चुर रहा है। तो ये घटना आए दिन होती जानी, गांव में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत धीमी से काम चल रहा है सारा। तो कितने कीमत थी आपकी डोरी की? हमारी डोरी की लाख रुपए से प्लस की कीमत। हाँ जी, 1.25 लाख के समथिंग की कीमत है। तो ये घटना कब हुई है? ये घटना हुई है 1 तारीख की रात को। रिपोर्ट आपने कल दर्ज कराई? रिपोर्ट एप्लीकेशन तो हमने परसों ही दे दी थी, लेकिन पक्की कल नेट पे कल छुड़वाई रिपोर्ट। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है, सुरेश गुजर। और अभी तक प्रशासन ने किसी एक भी बंदे को उठाया नहीं। नामदर्ज रिपोर्ट करवाई शक के आधार पर। क्या नाम है उनके? नाम है, एक का नाम तो कमरू है और उसकी गैंग के हैं 2-3 बंदे। सीसी गैंग है पूरी, जो सीसी बाज है पूरा, जो आए दिन जुआ वगैरह खेलते हैं यहाँ पेड़ों के नीचे आके, कहने पे हिलटा मतलब हमको धमकी देते। अलवर के हसन खां मेवात नगर में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को अपना निशाना बनाते हुए घर में लगे एसी की कॉपर वायरिंग चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने अलग अलग घरों में दाखिल होकर करीब 50 से 60 हजार रुपए की कॉपर वायर चोरी कर ली। उक्त चोरी की घटनाओं का लोगों को सुबह उठने पर पता चला। लोगों ने इसकी शिकायत शिवाजी पार्क थाना पुलिस को दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चोरी करने वाले स्थान से 1.5 किलोमीटर पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक बाबा बालकनाथ व शिवाजी पार्क थाना मौजूद है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मनमोहन व सुशील कुमार ने बताया कि देर रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाकर एसी की कॉपर वायर चोरी करके ले गए। पूर्व में भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनमोहन ने कहा कि क्षेत्रवासियों की प्रशासन से मांग है कि यहां पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, अभय कमांड के कैमरे स्थापित किए जाए, साथ ही रात्रि में होमगार्ड के जवान की नियुक्ति की जाए। मेरा नाम मनमोहन सिंह है और यहाँ पे रात को एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें चोर एसी का कॉपर वायर वगैरह काट के ले गए हैं। हसन खां मेवात नगर में यह दूसरी या तीसरी चोरी है। पहले भी यहाँ पड़ोस में चोरी हो चुकी है, जिसमें एसी के तार और कॉपर वायर ले गए थे बंडल के बंडल। उनका भी कभी 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ था। तो सर हमारी छोटी सी डिमांड है कि ये जो रोड है, इस 80 फुट ये पटरी वाली रोड पे एक तो अभय कमांड का कोई कैमरा लगना चाहिए, दूसरा यहाँ पे होमगार्ड की व्यवस्था हो परमानेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा गश्त कर सके। और यहाँ से कुछ दूरी पे ही बाबा बालकनाथ जी का भी निवास स्थान है। तो इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पे कॉलोनी बहुत शांत कॉलोनी है और इस तरह से बार बार ये घटना हो रही है, तो पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। कल कितने घरों में चोरी हुई है सर? कल यहाँ करीब 3 घरों में चोरी हुई है। उससे पहले भी कई बार हो चुकी? उससे पहले भी हो चुकी, इस 2 मकानों में पहले भी हो चुकी 2 बार। हाँ। और एक चीज़ और है, अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा ये जो कबाड़ी हैं जो सामान खरीदते हैं, ये दुकानदार हैं जो तांबे का सामान खरीदते हैं, यहाँ थोड़ी सी सख्ती दिखाए तो जो कोई सामान खरीदेगा नहीं तो चोरी भी नहीं होगी। इस तरह से कोई ना कोई एक हार्ड स्टेप लेना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार गुप्ता। कौन सी कॉलोनी है ये हसन खां मेवात नगर D102B। क्या घटना हुई है? रात्रि को चोर आए हैं, अज्ञात चोर। उन्होंने यहाँ से एसी के जो तांबे के पाइप के तार है वो काट के ले गए। मेरे पड़ोस का मकान है D102C, उसमें भी काट लिए। लगभग कितने मकानों में काटा है? ये 3 मकानों में कटे। इससे पूर्व में भी कई बार चोरी हो चुके हैं यहाँ पर आसपास मकानों में। लगभग कितने का नुकसान मानते ये हैं? करीब आप लगभग दोबारा लगवाने तक के खर्चा करीब 50-60 हज़ार रुपये का है। फिलहाल लगभग कितना का मतलब पूरा अमाउंट जैसे एसी तार ले गए हैं, कितना क्या खर्चा है? 15-20 हज़ार रुपये होगा तीनों घरों में लगे। उदय 2 फुट तो होती है तार। कम से कम 20 हज़ार मांगते। रिपोर्ट में क्या दर्ज करा है आपने? यही करा है रिपोर्ट दर्ज। मांग क्या है? मांग क्या है आपकी? हमारी मांग एक तो यहाँ CCTV कैमरा लगवाया जाए, अभय कमांड वाला। इस रोड पे कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। और दूसरा यहाँ एक होमगार्ड की व्यवस्था हो, रात्रि गश्त बढ़े
और जो यहाँ के आसपास के कबाड़ी है इनको रोकथाम हो ताकि इनके जो माल बेचते हैं ये ले जा करके उस पर चोरी पे पाबंदी लग सके। पुलिस गश्त की मांग करते हैं। पुलिस गश्त की मांग करते हैं। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alvar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alvar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alvar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में पेयजल संकट है बरकरार। जलदाय विभाग के अधिकारी पेयजल उपलब्ध होने के बावजूद व्यवस्था करने में फेल। राजगढ़ उपखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों सड़क व टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं आज पेयजल समस्या सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम डिगावड़ा में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा, एएन नवीन शर्मा, नायब तहसीलदार छोटे लाल मीणा मौके पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से करीब 2 घंटे तक समझाइश व आश्वासन के बाद ग्रामीण टंकी से
नीचे उतरे। ग्रामीण नरेश योगी ने बताया कि ग्राम डिगावड़ा में केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत करीब 1 वर्ष पहले टंकी का निर्माण कार्य करवाया था। कार्य पूर्ण होने के बाद भी गांव में पानी की सप्लाई नहीं हुई। अभी कुछ समय पहले पानी की सप्लाई होना शुरू हुई तो कई बार केबल चोरी हो गई। तो ये भी जलदाय विभाग की लापरवाही रही है। जो टंकी स्टोरेज के लिए बना रखी है उसमें से ओवरफ्लो पानी एक निजी खेत में जा रहा है, वो भी कई कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है, वे पूरी तरह से कनेक्शन नहीं हुए हैं। पाइपलाइन बिछाई तो सड़कें खोदी गई थी, वो भी खुदी हुई पड़ी हुई है। इन सभी मांगों को लेकर ग्रामीण काफी समय से परेशान थे। कई बार कर्मचारियों ने संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। आज सभी आक्रोशित ग्रामीण टंकियों पर चढ़े हैं और विरोध प्रदर्शन किया। अगर मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी तेज आंदोलन किया जाएगा। पूर्व सरपंच सुरेश चंद्र कोहली ने बताया कि पिछले 8-10 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण शनिवार को टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अभी तक पानी नहीं आया है। महिला काफी दूर से पानी लाकर आती हैं, तब टंकी पर चढ़कर देखा तो टंकी में कबूतर सहित अन्य जानवर मरे हुए पड़े थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि गैर कानूनी कनेक्शन भी किए गए हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर राजगढ़ जलदाय विभाग पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीण जनार्दन सिंह ने बताया कि पूरे गांव में जो लाइन बिछी है वो कहीं आधी बिछी है, जबकि जहां एक घर है वहां लाइन बिछा दी, लेकिन जहां हजारों घर है वहां लाइन नहीं बिछाई गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक घर के लिए अलग से चैकवाल लगाया हुआ है, जो 2-3 घंटे अपनी भिंडियों में पानी देते हैं। जल्दी से पानी की पूर्ति करने और चोरी हो रही इन पर कार्रवाई की जाए। एएन नवीन शर्मा ने बताया कि ग्राम डिगावड़ा में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत टंकी व ट्यूबवेल निर्माण कार्य व पाइपलाइन का कार्य हुआ है, जिसमें रेगुलर सप्लाई शुरू कर दी गई थी। कुछ दिन पहले अभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्यूबवेल की केबल काट दी गई, जिसकी वजह से ट्यूबवेल बंद हो गए थे। अब ट्यूबवेल की केबल गुरुवार को लगवा दी गई है। कल से सभी ट्यूबवेल चालू हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर एएन नवीन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसमें अपने ग्राम डिगावड़ा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण, ट्यूबवेल निर्माण, पाइपलाइन इत्यादि का कार्य हुआ है, जिसमें रेगुलर जो है उनकी सप्लाई अभी कुछ दिनों से चालू कर दी थी। कुछ दिन पहले अभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो ट्यूबवेल्स की केबल है वो काट ली गई, जिसकी वजह से जो ट्यूबवेल्स हैं वो बंद पड़ गए। इन ट्यूबवेल्स की केबल वापस परसों लगवा दी गई है। कल से ये ट्यूबवेल्स चालू हो गए हैं और आज टंकी लगभग आधी भर गई है। अभी तक सप्लाई हो नहीं पाई थी 15 दिन से। अब कल तक टंकी भर जाएगी और कल सप्लाई हो जाएगी। इनका कहने का ओवरफ्लो भी काफ़ी पानी निकल गया है उसमें। ओवरफ्लो सुबह लाइट जल्दी आ गई थी, उसकी वजह से हल्का सा कोई ओवरफ्लो हो गया है। इसको ओवरफ्लो का भी जो है वो पाइप जोहड़ में निकालने की मांग की गई है, उसको कल जोहड़ में निकलवा दिया जाएगा। मामला ये है, मैं सरपंच कमलेश कुमार मीणा, ग्राम पंचायत डिगावड़ा। हमारे ग्राम डिगावड़ा में जल जीवन मिशन स्कीम स्वीकृत हुई थी, जिसमें 2,55,09,000 रुपये सैंक्शन हुए थे। अब उसमें पानी के 5 बोर कटे, उन 500 बोरों में पानी है। पानी की टंकी बन गई, गांव में लाइन डली, लेकिन पूरे गांव में अभी तक लाइन नहीं डली गई। जब मैं मुख्य गांव था, जब पानी की आवश्यकता थी, वहां पर लाइन अभी तक भी नहीं लगाई है। बार बार मैंने मांग की है पीएचडी विभाग से, एएन से, जेईएन से, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद हम काम करेंगे। तो पूरे गांव में लाइन लगनी चाहिए और सुचारू रूप से सप्लाई होनी चाहिए। लोगों को पानी कहीं पीने के लिए मिलता नहीं है। आज क्या हुआ कि सुबह लाइट जल्दी आ गई, ठेकेदार का आदमी यहाँ नहीं था, तो पानी ओवरफ्लो होकर चले गया। इस पर मुझे पता लगा, मैं आया, मैंने उनको बुलाया, तब तक हमारे गांव वालों को पता लगा, वो भी आए और हमने सब ने आकर के उनको बुला करके वो सप्लाई चालू करवाई। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि अब बीच बीच में डोरी कट जाती है। हमने बोला ठेकेदार से, भाई आप अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, डोरी कट रही है तो, लेकिन वो मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया उन्होंने किसी के खिलाफ भी, और हमारे गांव में लाइन नहीं लगी। तो अब मेरा कहना यह है कि आगे से कोई डोरी काटे तो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ठेकेदार मुकदमा दर्ज कराए। उसके बाद में हमारे जो भी लाइन घट रही है गाँव के अंदर, जो जाम लगनी चाहिए वहाँ लाइन नहीं लगी, वो लाइन लगनी चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। आज हमारे ग्रामवासी पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी समस्या है कि पानी आ नहीं रही। पहले 8-10 दिन तक नहीं आया, फिर बीच में 1 दिन पानी दिया था, उसके बाद में अब 6-7 दिन फिर हो गए, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं। महिलाएं काफ़ी दूर से पानी भर के दूसरे गांव से पानी लेके आ रही हैं और
क्या नाम से। और आज हमने यहाँ पर आए टंकी पर चढ़ के देखा कि टंकी में है ना कबूतर मरे हुए हैं, जानवर उसमें पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है और पता नहीं गैर कानूनी कनेक्शन भी कर रखे हैं। आज इसके लिए आपने क्या किया है? आज हमने इस टंकी पे चढ़ के धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, हमारे पानी नहीं आएगा, इतना हमें टंकी पे से नहीं उतरेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि जब तक हमारे पानी नहीं आएगा ना, इतने हम टंकी पर से नहीं उतरेंगे। अच्छा। और बाकी तो ग्रामवासी हैं सब हम मिल के जब तक, और अगर यहाँ से भी हमारा समाधान नहीं होगा तो हम जलदाय विभाग राजगढ़ PHD पर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं धरने पर बैठेंगे। जी क्या मामला है? ये पूरे गांव के अंदर जो लाइन बिछी है वो कहीं आधी बिछाई है। नंबर एक बात तो जहाँ एक घर है वहाँ पे लाइन बिछा दी, हजारों घर है वहाँ पे लाइन नहीं बिछाई इन लोगों ने। नंबर एक बात, एक घर के लिए इन्होंने अलग से चेक वाल लगा रखा है, एक घर के लिए जो 2-2 3-3 घंटे अपनी भिंडियों में पानी दे रहे हैं लोग बाग। क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांग है जल्दी से जल्दी हमारे लिए पानी की व्यवस्था की जाए और ये जो चोरी हो रही है उन लोगों पर एक्शन किया जाए। इसके लिए आज आपने क्या किया? हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। मैं डिगावड़ा से बोल रहा हूँ। डिगावड़ा बस्ती में जो पाइपलाइन जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई है, जिसकी लागत करीबन 2 करोड़ 65 लाख रुपए है, जो कि अव्यवस्थित तरीके से बिछाई गई है और सब हिस्सेदारी निभाने के हिसाब से बिछाई गई है, न कि ग्राम बस्ती के सहयोग के हिसाब से बिछाई गई है। जिनका पुराना बिल आते थे, जिनके भी बिल आते थे, उनको पुरानी बस्तियों में तो कोई पाइपलाइन नहीं दबाई गई है और अन्य जहां इनके मिली भगत वाले जो रिश्तेदार रिलेटिव उनके इंडिविजुअल के लिए वाल लगाए हुए हैं, वो भिंडियों में पानी दे रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं। ओवरफ्लो पाइप आपके पीछे की तरफ एक ओवरफ्लो पाइप है, जिसके तहत मैंने आज सुबह पूरी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे डाल रखी है। वो पानी करीबन 2 बिस्वा पानी डेली का भरता है। यहाँ पे कोई वाल बंद करने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं। मैंने लॉक तक की इस पर फोटो डाल रखी है और टंकी के ऊपर जाके मैंने खुद ने टंकी के अंदर कबूतर मरा हुआ देखा है, जिसकी फोटो मैं फेसबुक पर आपको भेज दूंगा। मतलब स्थिति ये हो रही है कि पानी के अंदर 15 दिन में कभी एक गलती से पानी आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई पानी की संभावना नहीं है। साथ ही रोज आए दिन तारों की कटौती कर दी जाती है, जिसके खिलाफ कोई भी FIR ग्राम पंचायत के द्वारा, PWD के द्वारा, वाटर वर्क्स के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी कंप्लेंट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वो उन्हीं के ही आदमी होते हैं, क्योंकि शाम को उनको पीने के लिए मिल जाती है, खाने के लिए मिल जाता है, गाँव चाहे बस्ती में रहो। आज किस प्रकार का आंदोलन? आज इस टंकी की जो कंपटीशन है, आप देखो पीछे से टंकी, शायद ये साल भर के अंदर टंकी नीचे मिलेगी आपको। इसमें क्या पानी आज नहीं होने के बावजूद भी लीकिंग हो रही है इसके अंदर। आप इनके कैमरे में डाल सकते हो, बिल्कुल लीक हो रही है। 1-2 साल से नीचे ज़्यादा टंकी चलने वाली नहीं है। मेंटेनेंस में जो भी पैसा लगा है वो पूर्ण तौर से नहीं लगा है, उसमें सब भ्रष्टाखोरी हुई गई है और आज गांव पानी के लिए तरस रहा है। और कहीं पे अगर पाइपलाइन बिछी भी है तो वहाँ उस रोड की ये कंडीशन कर दी गई है कि वहाँ पे ठोकर खा के लोग पड़ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, उनकी कोई रिपेयरिंग। गर्मियों के बढ़ते प्रकोप के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई, जिससे पर्यटन क्षेत्र में लगे कर्मचारियों का रोजगार नहीं निकल पा रहा। सिल्लीसेठ झील में पर्यटकों को भारी कमी के कारण झील में चलने वाली बोटिंग भी सुनसान पड़ी हुई है। बोटिंग कराने वाले नाविक महिपाल ने बताया कि गर्मी के कारण पानी का जल स्तर कम हो गया है तथा पर्यटक भी बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। रविवार व छुट्टियों के दिनों में भी पहले जितने पर्यटक नहीं आते थे, इससे रोजगार भी नहीं निकल पा रहा। रोजगार नहीं हो पाने की वजह से झील पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी कमी कर रखी है। कई बार तो पूरे दिन तक एक भी पर्यटक नहीं पहुंचते हैं, जिससे कार्यरत कर्मचारी, सहायक कर्मी व नाविक को बिना काम के बैठे रहना पड़ता है। अलवर की जानी मानी झील सिल्लीसेठ झील में हम आए हैं। यहाँ देखा कि पर्यटकों की जो बहुत ही भारी कमी चल रही है। गर्मियों के मौसम में जहाँ सिल्लीसेठ झील पर पर्यटकों का कभी गुलजार हुआ करता था, आज उसी सिल्लीसेठ झील में पर्यटकों की कमी को देखते हुए यहाँ वोटिंग वाले जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ना ही उनका रोज़गार निकल पा रहा है, ना ही उनकी कोई कमाई हो पा रही है। हमारे साथ में ये नाविक हैं महिपाल जी। इनसे मैं पूछना चाहूँगा
कि किस प्रकार के हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं, पर्यटकों की कितनी आवाजाही यहाँ देखने को मिल रही है। पर्यटकों की आवाजाही तो काफ़ी कम है, पर्यटक की आवाजाही तो काफ़ी कम है यहाँ पर, क्योंकि इस में तो गर्मी भी ज़्यादा चल रही है और माना कि इतना जो खर्चा नहीं निकल पा रहा है, इसमें से कोई खर्चा वर्चा नहीं निकल पा रहा है और पानी का लेवल भी कम है और गर्मी ज़्यादा के कारण पर्यटक बहुत कमी आ रही है। जैसा कि शनिवार संडे हुआ या फिर कई हॉलीडेज हुए, उन पर पर्यटकों का आना जाना पहले जितना बना रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। सैटरडे संडे को देखते हुए तो पहले से ज़्यादा आते थे, अभी बहुत कम आने लग गए, उससे भी कम आने लग गए। केरल की यार सारा मिला के भी देखे तो खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो पूरा दिन इनको हो जाता है, खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे। और गर्मी, भीषण गर्मी अभी पड़ना शुरू नहीं हुई, गर्मी की शुरुआतें यहाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी सिलीसेड झील में अभी पर्यटकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। मैं राहुल सिंह पंवार, A24 न्यूज़ अलवर। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज़ के साथ। हम लेकर आए हैं आपके अलवर शहर में मॉड्यूलस कोचिंग संस्था, जो कि 76 मोती डूंगरी अलवर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT जी नेट की तैयारियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें 11th 12th फाउंडेशन एंड टारगेट, प्री फाउंडेशन 9th एंड 10th। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9460482000। हमारे यहाँ से जो टोटल जो बच्चे हैं, 102 बच्चे जो हैं जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। 102 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टारगेट बैच में करीब 60 के अराउंड स्ट्रेंथ थी और जो 12th वाला बैच है उसमें 104 105 कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो करीब 160 के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें से 102 जो बच्चे हैं वो जे एडवांस लिखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय में उपखंड क्षेत्र के सभी बैठक प्रबंधक, तहसील क्षेत्र के समस्त पटवारियों, भू अभिनियन, नायब तहसीलदार की मीटिंग, रोड़ा एक्ट के प्रकरणों में वसूली कार्य में प्रगति लाने, पटवारियों भू अनि के अपने मुख्यालय पर रहकर कार्य करने व निवास करने, राजकीय भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रभावी बेदखली की कार्यवाही करने, खातेदारी भूमि के अकृषि रूप में प्रयोग किए जाने पर धारा 90 के कार्यवाही करने, खातेदारी भूमि पर खनन किए गए जाने पर धारा 177 के प्रकरण SDM न्यायालय में दर्ज करवाने, राजस्थान संपर्क के प्रकरण जिला स्तरीय जन सुनवाई की प्रकरण की रिपोर्ट समय पर भिजवाने, बाल विवाह की रोकथाम के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। अचीवर्स वर्ल्ड स्कूल की तरफ से 8 मई को मदर डे मनाया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य अमिता भार्गव ने बताया कि 8 मई को मदर डे के उपलक्ष्य में स्कूल में छोटे बच्चों के लिए डांस और बड़े बच्चों को चार्ट दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी मदर के लिए क्या सोचते हैं वो स्लोगन लिखकर फोटो चिपकाएंगे और मदर डे पर उन्हें देंगे। वहीं उनका कहना है कि यह कार्यक्रम 8 मई को सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा और जो भी इस मदर डे पर स्कूल बच्चों का ग्रुप जीतेगा उसे स्कूल की तरफ से ट्रॉफी दी जाएगी। जिनमें मदर डे आ रहा है, क्या कार्यक्रम आपके स्कूल में होंगे, कौन सा स्कूल मनाएंगे? इसमें छोटे बच्चों का हम लोग का डांस है, जो अपने मदर्स को डेडिकेट करेंगे, और बड़े बच्चों का कोलाज कंपटीशन है जिसमें हम लोग बच्चों को चार्ट पेपर देंगे जिसमें वो अपने मदर्स के बारे में क्या सोचते हैं, रिगार्ड देते हैं, क्या सोचते हैं, कोट्स लिखते हैं, उसमें स्लोगन बच्चों का पिक्स लगाएंगे और एक मैसेज देंगे मदर डे के लिए। ये कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम, कब तक चलेगा? ये 8 तारीख को शुरू होगा, 8:15 बजे तक। कब तक चलेगा ये 1 घंटे का होगा, जिसमें इंटर हाउस कंपटीशन है ये बच्चों का। इसमें कोई प्राइज वगैरह भी है बच्चों के लिए? हाँ, जोन सा भी हाउस जीतेगा तो उसको ट्रॉफी मिलेगी। ठीक, कितने बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड है या कोई एक ही बच्चे को मिलेगा? नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी है। गांव सकट
के प्राचीन चौथ माता मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचम शत चंडी महायज्ञ व श्री राम कथा के आयोजन को लेकर श्री रामचरितमानस कला मंडल सकट के तत्वाधान में चल रही रामलीला में कलाकारों द्वारा रावण वध व राम का राज्याभिषेक की लीला का मंचन किया गया, जिसमें श्री राम में अमोघ बाणों से रावण का वध तथा रावण के मरते समय रावण द्वारा राम के छोटे भाई लक्ष्मण को युद्ध के दौरान काम में आने वाली नीतियों की जानकारी दी गई तथा रावण के वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष गोपाल प्रसाद लाटा व गांव के प्रबुद्ध जनों के द्वारा भगवान की आरती उतारी गई। मंडल अध्यक्ष गोपाल प्रसाद लाटा ने बताया कि मंडल कमेटी द्वारा सभी कलाकारों व फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर व्यास गद्दी से रामायण जी की चौपाई बोलने वाले व्यास गिरिराज प्रसाद मिश्रा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया और हमें भगवान भी श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। लीला का मंचन देखने के लिए कस्बा सहित आसपास के गांव के लोग पहुंचे। इस मौके पर बाबूलाल चौबे, गोपाल विजय, चंद्रशेखर चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। अलवर शहर के रजवट मैदान की झाड़ियों में शनिवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई। रजवट मैदान के आसपास आबादी क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा। सिविल डिफेंस, मिलिट्री एवं अग्निशमन की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर में दाऊदपुर फाटक के पास राजवट मैदान के पास काफी झाड़ियां उगी हुई है। दोपहर के समय अचानक झाड़ियों में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, फिर देखते ही देखते लपटें उठने लगी। आसपास क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने आग बुझाने की सूचना पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को दी। जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड की टीम को मौके के लिए रवाना किया। अलवर शहर के अलग अलग फायर केंद्रों से 3 से 4 दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। राजवट मैदान के आसपास कच्ची बस्ती व कॉलोनी है। आग लगने और फैलने से बड़ा हादसा होने का खतरा था। फायर ब्रिगेड व सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गर्मी व हवा के कारण आग लगने की रफ्तार भी तेज हो गई थी। देखिए, जहाँ पे आज आग की घटना हुई है ये मिलिट्री एरिया है जिसको रिजोर्ट के नाम से हम जानते हैं और उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ और जंगल के टाइप में है वो। तो ऐसे तो आग का तो अज्ञात कारणों से अज्ञात ही कारण है। अभी कुछ ऐसा पता नहीं लगा कि किस कारण से उसमें आग लगी, लेकिन उसको समय रहते हुए काबू पा लिया। ज़्यादा जंगल में नुकसान नहीं हुआ है। हमारी 5 गाड़ियाँ जो नगर निगम की थी वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने कम से कम एक गाड़ी ने 5-5 फेरे पानी के लिए लगाए और उन्होंने आग को पूरा घेराबंदी करके और आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। फिलहाल अभी कोई आग वहाँ पे नहीं है, आग पूरी तरह से कंट्रोल है। और आपको पता ही आग लगता है तो जान माल और पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है पर्यावरण का और आग को समय रहते ही काबू कर लिया। लॉयंस क्लब राजगढ़ ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब राजगढ़ द्वारा भीषण गर्मी में पक्षियों को हो रही परेशानी को देखते हुए मेले का चौराया महेश नगर, संकल्प ITI, शेखा की बगीची, फैक्ट्री एरिया, मित्र बिहार कॉलोनी सहित विभिन्न मंदिरों व अन्य स्थानों पर परिंदे लगाए गए। क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने बताया कि प्रत्येक दिनों समय परिंदों में पानी डालने की जिम्मेदारी क्लब के सदस्यों व सेवाभावी व्यक्तियों ने सहर्ष स्वीकार की है। इस अवसर पर क्लब सचिव NL वर्मा, रीजन चेयरपर्सन वीरेंद्र दादीची, जगदीश सैनी, अजय यादव, प्रदीप महावर, भूपेंद्र शर्मा, रावतार, अशोक, दुष्यंत, संजय शर्मा, प्रेमचंद जैन सहित काफी संख्या में क्लब सदस्य उपस्थित थे। नए सदस्य के रूप में मनोज गुप्ता ने लॉयंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की। क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने उनका माला पहनाकर व शाब्दिक स्वागत किया। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना स्थित बफर क्षेत्र अलवर में भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर के पास पॉलिथीन खाने से सांभरों की मौत हो जाने के बाद पॉलिथीन उपयोग को सख्ती करने हुए सदर गेट पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार मंगलवार को पांडुपुल हनुमान जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की कर्मचारियों द्वारा पॉलिथीन की चेकिंग की जा रही है। सरिस्का जंगल में श्रद्धालु लापरवाही करते हुए पॉलिथीन को वहीं डाल देते हैं, जिन्हें खाकर वन्य जीव अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं। ऐसे में पॉलिथीन और प्लास्टिक उत्पाद पर पूर्णतः बैन लगाने और इसका सख्ती से पालन करने के लिए मूल कर्मचारी द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
राजनीति के दंगल से, युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी